बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने टेबल स्टडी किया था, टेबल बनाया था, आपको कहा था इसको याद कर लीजिए। टेबल ज़रा डिफरेंट एंगल पे है लेकिन बहरहाल आपको नज़र आ रहा है। उसमें से कुछ चीज़ें दोबारा ज़रा नोट करने वाली हैं। इसमें जो अहम पॉइंट्स हैं वो हैं जी सर एंगल फिनोटाइप। सही जी, आप क्या कह रहे सर हैं? एंगल सही कर लूँ? हाँ, सर अगर हो एंगल सके सही कर लूँ? जी जी जी, अगर हो सके ठीक कर लीजिए। जी सर मैं करता हूँ। जी, इसमें जो बहुत अहम चीज़ें थी उनको दोबारा रिव्यू करना है। नंबर 1 पे जो ब्लड ग्रुप या फिनोटाइप है वो एक ही चीज़ है। जो ब्लड ग्रुप है वही फिनोटाइप है। उसको जीनोटाइप्स का डिस्कस हो चुकी हुई है, उसको कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, डिस्कस हो गया था। 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं एंटीजन और एंटीबॉडीज़। कल मैंने उनके हवाले से 2 बेसिक चीज़ें बता दी थी। पहला पॉइंट दोबारा नोट कीजिए। ब्लड ग्रुप एंटीजेंस ऐसी प्रोटीन्स हैं जो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स पे पाई जाती हैं और जैसे ही फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और चंद ही दिनों में उस एम्ब्रियो के अंदर ही ब्लड फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, ब्लड बनना शुरू होता है। उस वक्त ही उसके ब्लड सेल्स आरबीसी के ऊपर एंटीजन मौजूद होती है और यही एंटीजन डिसाइड करती है, फैसला करती है कि ब्लड ग्रुप क्या होगा। यानी हम असल में जब एंटीजन ए मौजूद हो तो उसी को हम ब्लड ग्रुप ए या फिनोटाइप ए ये नाम देते हैं। और याद रखिएगा कि उसके बनने की वजह जो है वो ये तस्वीर चूंकि थोड़ी सी डिम है, बहरहाल यहाँ पे जहाँ मैं पॉइंट जी आपको पॉइंटर नजर आ रहा है मेरा कि नहीं नजर आ रहा? जी ये थोड़ा सा बेहतर कर दिया। जी अंश ऐसे कीजिए, चूंकि मेरे ख्याल में चूंकि स्क्रीन आप शेयर कर रहे हैं तो मेरा पॉइंटर नजर नहीं आएगा। आपने इसको पॉइंट करना है जहाँ पे ब्लड ग्रुप की जीनोटाइप लिखी हुई है। पहले ग्रुप के पॉइंट कीजिए जरा। जी नहीं वो थोड़ा सा आपने जो टिक किया वो कहीं और पे आ रहा है, इसको यहाँ पे ये ब्लड ग्रुप वेल चूंकि आपको जिस हद तक नजर आ रहा होगा उसमें सामने आपके आई सुबस्क्रिप्ट ए, आई सुबस्क्रिप्ट ए और दूसरा है आई सुबस्क्रिप्ट ए स्मॉल आई, ये चीजें नजर आ रही हैं। अगर एक भी आई सब्स्टिट्यूट ए एलील मौजूद हो तो वो एंटीजन पैदा करेगी और वो ब्लड ग्रुप ए बन जाएगा, हाँ वो होमोजाइगस हो हाँ वो हेटेरोजाइगस हो। ऐसे ही ब्लड ग्रुप बी में अगर एक भी आई सब्स्टिट्यूट बी जीन मौजूद हो तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। अगर दोनों इकट्ठी हों कोडोमिनस तो दोनों एंटीजन मौजूद होंगे आरबीसी पे। अगर ब्लड ग्रुप ओ हो, दोनों स्मॉल आई एलील्स हों तो उसमें एंटीजन पैदा नहीं होती और ब्लड ग्रुप को ओ का नाम दिया जाता है। ये है जी एंटीजेंस और उनके पैदा होने की रीजन। अब जो दूसरा पॉइंट है वो था एंटीबॉडी के रेफरेंस से। अगर एंटीजन ए हो तो एंटीबॉडी बी होती है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है। उसके प्लाज्मा में, मैंने प्लाज्मा को इस्तेमाल किया, सीरम भी कह सकते हैं, सीरम प्लाज्मा से डिराइव होते हैं। एंटीबॉडी नेचुरली मौजूद होती है और जब हम किसी इंसान के ब्लड को टेस्ट करते हैं, हम एक्चुअली एंटीजन को चेक कर रहे होते हैं, तो हम उसके सीरम में एंटीबॉडी भी मौजूद होती है और एंटीबॉडी हमेशा डिफरेंट होती है। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगी। ये ब्लड ग्रुप ए के लिए, अगर ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीजन बी है लेकिन उसमें एंटीबॉडी ए मौजूद होती है। ये 2 पॉइंट हो गए। और ऐसे ही तीसरा पॉइंट, अगर ब्लड ग्रुप ए भी है तो उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी और जो ब्लड ग्रुप ओ है उसमें दोनों एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। और कल इफ यू रिमेंबर मैंने जो ब्लड ग्रुप एंटीजन था उसको टिक किया था, 3 बार टिक किया था और कहा था कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ब्लड ग्रुप के रेफरेंस से वो एंटीजन है। अब उस चीज को ध्यान में रखना है। अब चूंकि ये पॉइंट मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इसमें जो कंसेप्ट है वो क्लासिकल है। याद रखिए कि मैंने कल भी बता दिया था कि हम इस वक्त सिर्फ ब्लड ग्रुप ए बी ओ सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं। हम आर एस सिस्टम जिसको पॉजिटिव यूनाइटेड कहते हैं उसको स्टडी नहीं कर रहे। हम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ए बी ओ सिस्टम को, क्योंकि हम इसको जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं। वो अलग बात है कि इसका ताल्लुक मेडिकल साइंसेज का बहुत करीबी है लेकिन हम जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ए बी ओ सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं। ये जहन में रखना है, ये चीजें आपस में मिक्स नहीं करते, नहीं कंफ्यूज नहीं करना आपस में। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये भी याद रखिएगा ये तकरीबन अब से 100 साल पहले डिस्कवर, 100 से भी ज्यादा हो गए जी, क्योंकि अब तो 2021 आ गया। 1900 में ब्लड ग्रुप डिस्कवर हो गए थे। उसी दौर में जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू हुई, बल्कि इसकी डिस्कवरी भी उसी उन्हीं एक्सपेरिमेंट के नतीजे के तौर पर सामने आई थी जब मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने या साइंटिस्ट ने इंसानों का ब्लड एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर करने की, ट्रांसफ्यूजन करने की कोशिश की। यानी वो एक अलग मसला है।
याद रखिएगा कि जो क्लासिकल है कि ए जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसको आप सिर्फ ए का ही ब्लड दे सकते हैं, बी वाले को बी का दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एंटीजन एंटीबॉडीज बिल्कुल सेम होंगी, कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगर ए वाले को बी का ब्लड ग्रुप दे दें, उनकी एंटीजन एंटीबॉडीज आपस में रिएक्ट करेंगे। एंटीजन और एंटीबॉडी, चूंकि आपने इंटर लेवल के ऊपर फर्स्ट ईयर में भी टॉपिक मौजूद था, वहां पे इसका जिक्र इम्यूनिटी के रेफरेंस से था। याद रखिए कि ये तो बात हो चुकी है कि जो ये एंटीजन्स हैं ए और बी वाले जिनका जिक्र कल हुआ है ब्लड ग्रुप के लिहाज से, अदर एंटीजन्स जिनका जिक्र मैंने कल भी किया था कि जो जरासीम के ऊपर मौजूद होती हैं और डिजीज काज करती हैं, मैकेनिज्म सबका एक जैसा है। ऐसे ही एंटीबॉडीज, यहाँ पे जो एंटीबॉडीज हैं और भी ये स्पेसिफिक हैं ब्लड ग्रुप के लिहाज से। और मुख्तलिफ बीमारियों के जरासीम जब बॉडी पे अटैक करते हैं तो कुछ जरासीम के खिलाफ, कुछ एंटीजन के खिलाफ बॉडी एंटीबॉडीज पैदा करती है। ये दोनों चीज में फर्क याद रखना है कि जो जरासीम वाली एंटीजन बॉडी है वो और चीजें हैं, और जो ब्लड ग्रुप वाली है ये हमारे ब्लड ग्रुप के रेफरेंस से ध्यान में इसको रखते हुए ए का ब्लड सिर्फ ए को दे सकते हैं, बी का बी को। अगर आप ए का ब्लड बी को दे देंगे तो उनकी एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करेंगे। और या चूंकि एंटीजन मौजूद है ब्लड ग्रुप ब्लड सेल्स के ऊपर, आरबीसी पे, एंटीबॉडीज प्लाज्मा में, एंटीबॉडी जो है वो चूंकि एंटीबॉडीज काफी ज्यादा तादाद मौजूद होगी ब्लड के अंदर, जब ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाएगा तो एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा और ब्लड में क्लॉटिंग हो जाएगी। आपको याद होगा जब आपने ब्लड ग्रुप स्टडी किया था तो वहां भी आपने क्लॉटिंग देखी। वो एक्चुअली जो ब्लड ग्रुप ए था एक बच्चे का, जिसमें ए के अंदर क्लॉटिंग हुई थी, खून के सेल्स क्लम्प हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, वो एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन जैसे। अब यहाँ पे दो छोटे छोटे पॉइंट हैं, एक ये शॉर्टकट की शक्ल में आते हैं। एक है यूनिवर्सल डोनर और एक है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। दोबारा फिक्र में गौर कीजिए, मैंने कल भी पॉइंट आउट किया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एंटीजन है। एंटीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटीबॉडी लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहरहाल वो इंपॉर्टेंट है। ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं होती। मैं एक आसान फिक्रा बोल रहा हूँ, ये हम समझाने के लिए है। अब यूं समझें कि जो एंटीजन है वो एक जहर है। एंटीजन एक जहर है, ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन मौजूद नहीं है। थोड़ी मिकदार में इसका ब्लड किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया थोड़ी मिकदार में, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि उसका ब्लड ग्रुप आपको पहले क्रॉस मैच करना पड़ेगा। यानी स्लाइड के ऊपर वो दोनों ब्लड्स मैच करके देखेंगे कि क्या क्लॉटिंग तो नहीं हो रही है। उसकी रीज़न कि थोड़ी मिकदार में क्यों? क्योंकि अगर थोड़ी मिकदार में और बहुत स्लो दे रहे हो तो जैसे ही उसका ब्लड देंगे, उसमें चूंकि एंटीजन तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो एंटीबॉडीज मौजूद हैं वो जिस पेशेंट को जो दिया जा रहा है तो उनमें थोड़ा बहुत रिएक्शन होगा, लेकिन वो अक्सर बेशतर अदर सेल्स में या बाकी जगहों पे अब्जॉर्ब हो जाएंगे। यानी नुकसान कदरे कम होगा या चांसेस कम होंगे, लेकिन एहतियात फिर भी यही है कि एहतियातन सिर्फ ब्लड ग्रुप, मैचिंग ब्लड ग्रुप दिया जाए और क्रॉस मैच करके दिया जाए, वैसे ना दिया जाए। यह है जी ऑल अबाउट। और दूसरा पॉइंट है इसमें ब्लड ग्रुप ए बी के लिहाज से, ब्लड ग्रुप ए में दोनों एंटीजन मौजूद हैं। इसको कोई भी अगर ब्लड ग्रुप दे दिया जाए तो ये उसको कुछ हद तक बर्दाश्त कर सकता है, अगर थोड़ी मिकदार में हो, क्योंकि इसमें पहले से एंटीजन मौजूद है। बहरहाल ये है जी ऑल अबाउट हमारा मल्टीपल ग्रुप वाला टॉपिक, और ब्लड ग्रुप ए बी ओ सिस्टम के साथ कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे दूसरा जो हमारा हेडिंग है वो है आरएच सिस्टम। ये सेपरेट क्वेश्चन याद रखिएगा, ये मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सिलेबस में ब्लड ग्रुप के नाम से टॉपिक मौजूद था। ये कल मैंने ग्रुप में शेयर किया था, वो जो नोट्स थे जेनेटिक्स वाले, शाजमीन की राइटिंग वाले, मैंने कल ग्रुप में शेयर किए हैं। वो मिल गए सबको कि नहीं? चेक कर लिए? यस सर। चलिए, इस वक्त कोई उनको शेयर कर सकता है स्क्रीन पे? यस सर। वो टॉपिक निकाल रहे हैं जहाँ पे आरएच पॉजिटिव नेगेटिव का जिक्र मौजूद है। जब मैंने अलाउ किया शेयर स्क्रीन, अगर कोई कर सकते हैं तो उसको शेयर कर दें। जी, हेडिंग है जी आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है। इसमें जो पहला फिक्र है, पहला पैराग्राफ, आपको याद होगा मैंने कल एक कमेंट किया था, उस कमेंट को सामने रखिए। कल मैंने क्लास में एक कमेंट किया था इसी बुक के लिहाज से। आपको याद होगा मैं जल्द यही कहता हूँ कि जेनेटिक्स के लिहाज से ये बुक बहुत अच्छी लिखी गई है। एफएससी की जो बुक है जेनेटिक्स, मिलेट से कहीं ज़्यादा अच्छी है, लेकिन कहीं कहीं पे इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं
ये पहला फिक्रा जो आपको नजर आ रहा है, इसको जरा गौर से देख लीजिएगा, और ये फिक्रा गलत है, इसको जरा गौर से सुनना है फिक्रे को। वर्डिंग है जो बुक की वर्डिंग है, याद रखिए मैं एफएससी की बुक की बात कर रहा हूँ। वर्डिंग है ए बी और ब्लड टाइप इज फर्दर डिफरेंशिएटेड बाय ए प्लस और माइनस साइन, दिस पॉजिटिव और नेगेटिव साइन रेफर्स टू प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ अनदर ब्लड ग्रुप सिस्टम एंटीजन कॉल्ड आरएच फैक्टर। ये इसका जो पहला फिक्रा है प्लस और माइनस, याद रखिए कि ये जिसने लिखा उसकी जेनेटिक्स अपनी बहुत ही कमजोर है बंदे की। एक बार फिर सुन लीजिए फिक्र को, अगर गौर से सुनना है और याद भी रखना है, एबीओ सिस्टम का जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आरए सिस्टम से कतन कोई ताल्लुक नहीं है। आम रूटीन में लिखते हैं ए पॉजिटिव, या कहते हैं ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ओ नेगेटिव। याद रखिए ये ए या बी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, ए बी ओ सिस्टम सेपरेट सिस्टम है, जिसको पॉजिटिव नेगेटिव कहते हैं, वो आर एच पॉजिटिव या आर एच नेगेटिव होता है। दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। याद रखिए मैं एक बार फिर बात बता दूं कि ये बातें जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही हैं। आम जो डॉक्टर्स हैं या उनके लिए उन जेनेटिक्स ऐसे नहीं होती। और जब ये मैं कहता हूँ कि ये इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इनकी जीन्स दो डिफरेंट क्रोमोसोम पे हैं, दे शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम की जो जीन्स या एलील्स हैं वो दो डिफरेंट नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे पाई जाती हैं। इसमें किसी किस्म की जीन लिंकेज नहीं होती, इनमें मुकम्मल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है। आप मेरी बात फॉलो कर रहे हैं इस वक्त कि नहीं कर रहे हैं? मैंने जो स्टेटमेंट बोला है फिर गौर किया है, समझ आई बात की? Yes, sir. जो रूटीन में Yes, कहा sir. जाता है कि जी ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, या देखिए एक अलग चीज है, और पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, ऑरेंज पॉजिटिव ऑरेंज नेगेटिव होता है। इन दोनों सिस्टम का जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपस में किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कोई लिंकेज नहीं है इनमें। ये दो डिफरेंट क्रोमोसोम पे पाए हुए जीन्स हैं, दो अलग तरीके से ही होती हैं। इसलिए जो पहला फिक्र है ये वाला, ये नोट कर लीजिएगा, ये 100% गलत है। अब जो आरिश फैक्टर के लफ्ज की वजाहत है वो ये रीजन कि जब ये सर्च हो रही थी तो ये मंकी जो हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडिया में पाया जाता है, आम छोटे साइज का जो बंदर है, उसका नाम रीसस है। ये लफ्ज यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा, देखिए है कि नहीं है। रीसस रीसस ये है लफ्ज रीसस। रीसस मंकी का आरएच, वहां से ये लफ्ज लिया गया, चूंकि ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम पॉजिटिव और नेगेटिव वाला है, आरएच पॉजिटिव नेगेटिव, ये रीसस मंकी में डिस्कवर होता है, और बाद में फिर यही देखा गया कि इंसानों में भी सेम ये ऐसे ही मौजूद है। इसकी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन हम इतना टाइम नहीं हम हिस्ट्री डिस्कस कर सकें। साइंटिस्ट का नाम है जी लैंडस्टीनर, 1930s का ज़माना है जब ये डिस्कवर हुआ, ये एंटीजन डिस्कवर हुआ। अच्छा, अब सेकंड पैराग्राफ में आ जाए। यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं जेनेटिक बेसिस, यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हैं जेनेटिक बेसिस। जिस दौर में डिस्कवर हुआ था उस वक्त तो सिर्फ यही ख्याल था कि ये एक सिंपल आम जीन है जिसको आप कैपिटल आर स्मॉल आर से शो कर सकते हैं, लेकिन बाद में डिटेल से जब स्टडी किया गया तो पता चला कि नहीं, ये मुख्तलिफ जीन्स हैं। आपने यहाँ पे गौर करना है, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, ये तीन कैपिटल हैं, और ज़ाहिर ऐसे ही तीन स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई होंगे। ये टोटल 6 अलील बनेंगे। ये टोटल 6 अलील्स हैं, ये क्लोजली लिंक्ड हैं। और ये लिंक इस तरह से हैं, चूंकि जब डिस्कवरी हुई तो जिसने नाम रख दिया ये चीज़ें कुछ दिन बाद में पॉइंट आउट होती हैं। नोट कीजिएगा, इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अलील है वो कैपिटल डी स्मॉल डी। अगर एक भी कैपिटल डी अलील मौजूद हो तो उसका ग्रुप ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव होगा, अगर दोनों स्मॉल डी हो तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। लेकिन एक वक्त में एक बंदे में इन 6 में से 4 अलील्स होती हैं। दोबारा गौर कीजिएगा मैंने क्या कहा है, एक वक्त में एक इंसान में इन 6 में से, जिसका जिक्र आपके सामने हो रहा है 4, उन 4 में से 2 डी होंगे, खा वो दोनों कैपिटल डी हो, एक कैपिटल डी स्मॉल डी हो और दोनों स्मॉल डी हो, जोन्स भी 2 डी। और जो सी बची है कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ई स्मॉल ई में से कोई 4 अलील। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि वो जो नाम रखा गया था सी और ई, वो तो बहुत पहले रख दिया गया था। ये एक्चुअली कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ई स्मॉल ई, दीज आर अलीलिक, और ये क्लोजली लिंक्ड भी है साथ साथ, दीज आर क्लोजली लिंक्ड। जीन लिंकेज हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। फिर याद रखते हैं कैपिटल डी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंटीजन जो पैदा होती है वो कैपिटल डी की वजह से पैदा होती है, कैपिटल सी और कैपिटल ई एंटीजन पैदा नहीं करती हैं। इसलिए ये है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए ये इस्तेमाल किया हुआ प्राइम इंपॉर्टेंट। और आपको याद होगा जिस दिन मैंने आपको ये ब्लड ग्रुप का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखाया था, तो उसमें हमने एंटी सीरम डी यूज किया था। आई एम श्योर आपको याद होगा, एंटी सीरम डी यूज किया गया था।
ये है जी ऑल अबाउट। अच्छा, ये जेनेटिक बेस हो गया जी। अब यहाँ पे इसकी डोमिनेंस रिलेशनशिप स्टडी हो रही है नेक्स्ट पेज पे। पहले बता चुका हूँ मैं कि कैपिटल डी डोमिनेंट है बाकी सबके ऊपर, और कैपिटल डी ही वो एलील है जिसकी वजह से एंटीजन डी कहेंगे उसको हम पैदा होती है, जो ब्लड ग्रुप को RH पॉजिटिव कर देती है। जबकि अगर कैपिटल डी स्मॉल डी होता भी वही होगी, अगर स्मॉल डी है तो फिर वो एंटीजन पैदा नहीं होगी। बाकी जो जीन्स एलील्स हैं वो उस लिहाज से अहमियत की हामिल है। अब यहाँ पे जो बाकी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हैं और गौर से नोट करनी पड़ेगी। नोट कर लीजिएगा एक बार फिर कि इससे पहले हमने डिस्कस किया था एवीओ सिस्टम को, उसको ध्यान में रखना वो अलग है। यहाँ पे फिलहाल में सिर्फ RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं। जिस बंदे का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है उसका ब्लड ग्रुप आप पॉजिटिव को दे सकते हैं, नेगेटिव का नेगेटिव को दे सकते हैं। और ये बात याद रखिएगा कि जब ब्लड देना है तो आपको एवीओ को भी मैच करना पड़ेगा और RH पॉजिटिव नेगेटिव को भी मैच करना पड़ेगा। अब दो चीजें सेपरेट हो गई हैं, एबीओ सिस्टम अलग है, आर सिस्टम अलग है, लेकिन जब ब्लड देना है, अब हम प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, थ्योरी की बात नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकली एबीओ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और RH भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है, इसलिए मुकम्मल ब्लड ग्रुप मैच करके दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, जरा गौर से देखना होगा उसको, स्टेटमेंट भी देखना, मैं वैसे बोल के तो आ रहा हूँ उसको, आप खुद पढ़ लेंगे। अगर एक पॉजिटिव बंदे का ब्लड नेगेटिव को, वो जो सा भी है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव की बात हम कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव वाला ब्लड नेगेटिव को दे देंगे तो उसमें एंटीजन उस बंदे की बॉडी में जैसे ही एंटीजन जाएगी, अब उसकी रीजन पहले बात हो चुकी है कि कैपिटल डी से एंटीजन पैदा होती है, जिसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव, उसमें एंटीजन मौजूद नहीं है। इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें एंटीबॉडी नहीं होती है। जो ब्लड ग्रुप RH सिस्टम है इसमें एंटीजन तो होती है लेकिन एंटीबॉडी नहीं होती। लेकिन अगर एक RH नेगेटिव बंदे को RH पॉजिटिव ब्लड देते हैं, उसमें एंटीबॉडीज पैदा होने शुरू हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही वजह है। अब इसकी डिस्कवरी भी एक्चुअली ऐसे ही हुई थी कि एक बंदे का ब्लड जो उस वक्त सिर्फ ABO को जब मैच किया जा रहा था तो दिया गया दूसरे को, फर्स्ट टाइम दिया गया तो वो बंदा ठीक रहा, सेकंड दिया गया तो बंदा की तबीयत खराब हो गई और डेथ हो गई। एक दो बार ऐसे ही हुआ तो उस पर बैन लगा दिया गया, और फिर जब रिसर्च हुई तो पता चला, वो मंकी के जरिए जब रिसर्च हुई थी कि एवीओ के अलावा भी अदर ब्लड ग्रुप टाइप्स होती हैं और ये टाइप RH टाइप कहलाया। ये है जिसकी रीजन मैंने भी सिर्फ जिक्र किया था कि अगर RH नेगेटिव को पॉजिटिव ब्लड दे दें तो उसमें एंटीबॉडीज पैदा हो जाएगी। सेकेंड टाइम जब ब्लड देंगे तो जो कि एंटीबॉडी मौजूद है, एंटीजन एंटीबॉडी होगा, बंदे की डेथ हो जाए। अब इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है और वो है जी ये वाला हेडिंग है नेक्स्ट आपको जो नजर आ रहा है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। एरिथ्रोब्लास्ट RBC को कहते हैं और फिटालिस फीटल एम्ब्रियो को कहते हैं। इसके आगे सेकंड हेडिंग है मैटरनल फीटल RH इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें फीटल की स्पेलिंग में गौर कीजिएगा, ये ब्रिटिश स्पेलिंग है। जिस दौर में रिटर्न हुई ज़ाहिर है उसको बरतानिया की ज़्यादा अहमियत थी। ब्रिटिश इंग्लिश में फीटल FOE, अमेरिकन के स्पेलिंग इससे डिफरेंट होते हैं। एनीहाउ, अगर एक RH पॉजिटिव आदमी की शादी RH नेगेटिव फीमेल से हो जाए, मेल RH पॉजिटिव ब्लड वाला हो और फीमेल RH नेगेटिव वाली हो, तो उनमें उनके ब्लड ग्रुप में इनकम्पैटिबिलिटी होती है, वो उसमें प्रॉपर मैच नहीं करते। इस प्रॉब्लम का नुकसान उनके होने वाले बेबीज को होता है। और कीजिए किस तरह से होगा। अब फीमेल RH नेगेटिव है और मेल RH पॉजिटिव है। अगर मेल होमोजाइगस है तो उनके तमाम बच्चे RH पॉजिटिव वाले होंगे। अगर मेल होमोजाइगस, चूंकि कैपिटल डी है, फीमेल RH नेगेटिव, डेफिनेटली स्मॉल डी, उनके सारे के सारे बच्चे कैपिटल डी स्मॉल डी होंगे। अगर मेल हेटेरोजाइगस है तो उनके आधे बच्चे पॉजिटिव और आधे बच्चे नेगेटिव होने के चांसेस मौजूद हैं। बहरहाल हमें फर्ज कर लें कि मेल पॉजिटिव है, होमोजाइगस है, उनका हर जो एम्ब्रियो है बनने वाला वो RH पॉजिटिव होगा और उसमें बिल्कुल वैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा। चूंकि आप लोगों ने कहीं और पढ़ा हुआ लफ्ज़ है प्लेसेंटल बैरियर, यहाँ पे इस वक्त मैं फुल तौर पे इसको नहीं निकाल सकता, टाइम थोड़ा सा गया और जूम बंद हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है दूसरी चीज़ को स्विच ओवर करने में। प्लेसेंटल बैरियर, प्लेसेंटा बेबी मौजूद है अपनी मदर की बॉडी के अंदर, दरमियान में बैरियर है, इसको प्लेसेंटल बैरियर कहते हैं। आमतौर पर ब्लड सेल जो हैं वो आपस को क्रॉस नहीं होते हैं, लेकिन प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स जो हैं उस प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर लेती हैं। उस बेबी में जो पॉजिटिव है, कुछ ब्लड सेल्स RBC लीक आउट होके मदर की बॉडी में चले जाएंगे, मदर के सेक्शन में चले जाएंगे
और जो कि मदर आर्च नेगेटिव है उसके अंदर एंटी डी एंटीबॉडीज पैदा होना शुरू हो जाएंगे, एंटी डी कह लें, एंटी आर एच कह लें। अब अगर वो एंटीबॉडीज वापस डिफ्यूज बैक करें फीचर्स यानी एम्ब्रियो के अंदर, तो वो उसके आरबीसी को डैमेज करना शुरू कर देंगे। अगर ऐसा हो जाए, अब डिपेंड करता है वो किस हद तक सेल सीप हुए हैं, कितनी एंटीबॉडीज बनी हैं। जब वो सीपेज होती है तो बेबी डैमेज होगा। अब ये डैमेज किस हद तक हो सकता है, चंद फिक्रों पे गौर करना है अपने। नंबर 1, बच्चे में अनीमिया, खून की कमी हो सकती है। सेकंड, ये ज़्यादा तब पता चलेगा जब बेबी बॉर्न हो जाएगा। और फर्स्ट प्रेगनेंसी के मुकाबले में सेकंड प्रेगनेंसी, जो कि एट टाइम ऑफ बर्थ बहुत सी ब्लीडिंग होती है फीमेल की बॉडी में, रिसेंट बॉडी से यूट्रस से सेपरेट होता है, उस वक्त बेबी का काफ़ी सारा ब्लड मदर की बॉडी के साथ के ब्लड के साथ मिक्सअप हो जाता है, उसमें ज़्यादा एंटीबॉडीज पैदा हो जाती हैं। चुनांचे जो नेक्स्ट टाइम जब प्रेगनेंसी होगी, अगर वो भी बच्चा आर्च पॉजिटिव है, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बहुत तेज़ी के साथ होगा और उस वक्त में अबॉर्शन हो सकता है। अबॉर्शन बच्चे के ज़ाया होने को कहते हैं, या अगर अबॉर्शन ना हो तो स्टिल बर्थ, बच्चे की डेथ हो सकती है मदर की बॉडी के अंदर। इस चीज़ को आरएच इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। इसका एक हल भी है, इलाज भी है। अगर ये क्लियर हो जाए, कंफर्म हो जाए कि मेल और फीमेल के ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव है, मेल पॉजिटिव फीमेल नेगेटिव, तो जैसे ही पहला बेबी पैदा हुआ हो उसके फौरी तौर पे बाद उसको एक इंजेक्शन दिया जाएगा। आपकी बुक में इसका जिक्र मौजूद है, तो मैं ये दिखा देता हूँ आपको। अगले पेज पे आपको नजर मिल जाएगा, बस यहाँ पे करके ये है स्टेटमेंट। ये है, जल्दी यहाँ पे ढूंढना है, ये आपको नजर आ जाएगा इस जगह के ऊपर। एंटी एंटीबॉडीज परसिस्ट इन मदर ब्लड, जी यहाँ शुरू हो गया। आर सेंसिटाइजेशन ऑफ आर फॉर लॉन्ग टाइम एंड आर persistent risk for the next orange fetus। इससे 2 लाइनें नीचे। जी बिल्कुल, यहाँ शुरू हो जाए। शी इज गिवन, ये है जी फिक्र, यहाँ से जो थेरेपी है, इलाज वर्डिंग है, इसको अवॉइड करने के लिए सिंपल थेरेपी है। शी इज गिवन एन इंजेक्शन ऑफ आरएच एंटी सीरम ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी एंड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। अगर ऐसा हो तो अर्ली प्रेगनेंसी में और जब वो बेबी को बॉर्न करेंगे उसके फौरन बाद उसको ये वाला एक इंजेक्शन दे दिया जाएगा। तो चेक करेंगे, इंजेक्शन ऑफ आरएच एंटी सीरम, आरएच एंटी सीरम, ताकि उसको फौरी तौर पे ख़त्म किया जा सके। जैसे ही जो ब्लड सेल सीप होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और बेबी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। बहरहाल इसके साथ ये ब्लड ग्रुप का जो जी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी। बल्कि हमारा टॉपिक, आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ब्लड ग्रुप सिस्टम कंप्लीट। इसके अगला हेडिंग कौन सा है, ताकि कल इसको हम आगे स्टडी कर सकें। सिलेबस कल देखा था मैंने, लेकिन इस वक्त मेरे सामने सिलेबस फिर नहीं है। जी किसी को याद हो जी टॉपिक कौन सा था?